हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट अवेटेड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में देखो हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे। हम सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशंस या फिर टर्म्स जो कि रिलेशन को समझने से पहले यूज होंगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। क्लियर है कि रिलेशन क्या होता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन हमारा कितने टाइप का होता है। वो कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस। तो देखो, मान लो मेरे पास कोई दो सेट हैं ए एंड बी, एंड दोनों कैसे सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है, तो मैंने कोई एक ए एलिमेंट उठाया सेट ए से, ए एलिमेंट सेट ए से उठाया, एंड एक एलिमेंट बी मैंने बी से उठाया, एक जो बी एलिमेंट है सेट बी से उठाया। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों एलिमेंट्स को ए कोमा बी एंड ऐसे ब्रैकेट से एनक्लोज कर देती हूँ। जो मैंने दो एलिमेंट उठाई ना सेट ए से एंड सेट बी से, उनको मैंने ऐसे ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया। तो ये जो फॉर्मेट आपके पास बन के आया है, ये जो फॉर्मेट आपके पास बन के आया है, इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, दो हैं तो इसलिए पेयर, और ये ऑर्डर वाइज लगे हुए हैं तो क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, दो कोई नॉन एम्प्टी सेट थे, सेट ए से मैंने कोई ए एलिमेंट उठाया, सेट बी से मैंने कोई बी एलिमेंट उठाया, एंड उनको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, मतलब उनको कोमा से सेपरेट किया एंड ब्रैकेट से एनक्लोज किया। तो इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है, मान लो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी और एक ऑर्डर्ड पेयर है सी कोमा डी, एंड कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि ए कोमा मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के कब इक्वल होगा, मतलब कब इक्वल होगा। तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब आपके पास ये जो पहला इस मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है और इसका जो पहला है वो आपस में, मतलब ए बराबर हो आपके सी के और बी बराबर हो आपके डी के। सिर्फ और सिर्फ ये दो ऑर्डर्ड पेयर उसी केस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पहला जो एलिमेंट पहले के ए सी के बराबर हो, बी डी के बराबर, सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी और एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास बी कोमा ए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये दोनों जरूरी नहीं है कि इक्वल है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, पहला मतलब ए बी के बराबर हो और बी ए के बराबर। मतलब यहाँ से क्या कंडीशन आ गई कि ए और बी मेरे अगर आपस में इक्वल होंगे ना, तभी ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों ऑर्डर पेयर कभी भी क्लियर नहीं होंगे। क्लियर है आपको? तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, अच्छे से लिखी हुई है। देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इफ ए इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड बी इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, देन द पेयर ए कोमा बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। हमने भी तो यही बोला था, हमने क्या लिया था, एक ए आर्बिट्रेरी ए से लिया था, बी बी से लिया था, है ना, और फिर ये वाला फॉर्मेट बनाया तो उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर बोला था। और देखो यही बात आपकी डेफिनेशन में बोल रहा है कि ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका है, सेट ए का, और बी आर्बिट्रेरी किसका है, सेट बी का, और फिर मैंने ये वाला पेयर बनाया, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। फिर देखो नोट में ये क्या बोल रहा है, नोट में बोल रहा है ए कोमा बी नॉट इक्वल टू बी कोमा ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी। ये कह रहा है कि जब तक ए बी के बराबर नहीं होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा, तब तक मेरा क्या नहीं होगा, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे। क्लियर हो आपको? चलो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। ठीक है, तो देखो आपने नंबर थ्योरी में मान लो आपके पास कोई दो नंबर है 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो आपने नंबर थ्योरी में इनका प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं, 1 गुना में 2, 2 मल्टीप्लाई 1, है ना, मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे हमारे पास कोई दो सेट है, मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, दो सेट है, इन दोनों सेट का प्रोडक्ट, इन दोनों सेट का प्रोडक्ट मतलब कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो जो सेट के बीच का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन्हीं भी दो सेट के बीच का जो प्रोडक्ट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको लिख के दिखाती हूँ आपको, जैसे कोई ए सेट है मेरे पास, कोई ए सेट है एंड कोई बी सेट है, ठीक है, तो उन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ तो उसमें आपके किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, उसमें आपके ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे ए कोमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो मेरे ए और बी के बीच के पॉसिबल होंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और कोई बी सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है आपके पास से सी कोमा
डी, ये है, ठीक है। तो आपसे कोई ये कहे कि ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी में क्या आएंगे आपके, मैंने क्या बताया था, सारे के सारे क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ए से बी तक पॉसिबल होंगे, है ना। तो देखो ए से बी तक, तो ए का मैंने 1 को फिक्स कर लिया, तो 1 किस किस के साथ बना सकता है, देखो ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 सी के साथ, 1 कोमा सी आ सकता है, और 1 डी के साथ, है ना, 1 कोमा डी हो गया, 1 के कंप्लीट हो गए। देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि पहले ए सेट का ही एलिमेंट आएगा और बाद में बी सेट का एलिमेंट। तो मैं देखो 1 क्या है, पहले 1 से ए सेट का ही है, और जो बाद में सी और डी है वो क्या, बी सेट के। क्लियर है। अब मैं बी सेट ए सेट का 2 उठाती हूँ, तो 2 मेरा सी के साथ ऑपरेट हो सकता है और 2 मेरा डी के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। नेक्स्ट अब कौन बचेगा, 3 को, तो 3 कोमा सी और 3 कोमा डी, ये आ गया आपका। क्लियर है। ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए क्रॉस बी क्या था आपका, ए से बी तक जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे उन सब का कलेक्शन क्या था आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब मान लो यहीं पे आपको बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, बी क्रॉस ए का मतलब है कि पहले आपको बी सेट का एलिमेंट उठाना है, बाद में आपको ए सेट का एलिमेंट। तो बी का उठाएंगे तो क्या उठाएंगे, सी। तो सी किसके साथ ऑपरेट हो सकता है, सी 1 के साथ हो सकता है, सी 2 के साथ हो सकता है और सी 3 के साथ हो सकता है। क्लियर। अब कौन रह गया, डी। तो डी मेरा 1 के साथ हो सकता है, डी मेरा 2 के साथ हो सकता है और डी मेरा 3 के साथ हो सकता है। क्लियर। तो ये सारे क्या आ गए, इसके एलिमेंट्स आ गए। ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने ए क्रॉस बी भी निकाल लिया और बी क्रॉस ए भी निकाल लिया, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाली, यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, क्योंकि देखिए 1 कोमा सी क्या सी कोमा 1 की इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकता है जब 1 और सी आपस में बराबर हो, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जरूरी नहीं है कि बराबर, ये सिर्फ और सिर्फ कब इक्वल हो सकते हैं, अनलेस ए इज इक्वल टू बी। जब तक ए बी के बराबर नहीं होगा तब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से जो लिखी हमने, उसमें क्या बोल रहे हैं, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो क्या कह रहे हैं, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A with set B। यही तो बोल रहा है कि दो कोई नॉन एम्प्टी सेट थे, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, सेट बनाया किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, किसका, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में से ए से बिलोंग कर रहा है, बी बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सेट ए से सेट बी का, इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी में मेरे ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट आते हैं, सच दैट ए बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड बी क्रॉस ए में मेरे बी कोमा ए टाइप के आएंगे, क्योंकि बी पहले आ गए ना, इसमें बी कोमा ए टाइप के आएंगे, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू। अब देखो इसने एक एग्जांपल लिया, इसने एग्जांपल लिया है कि ए एक सेट है जिसमें 1 कोमा 2, ये कुछ नहीं आपके पास, 1 कोमा 2 ये 2 एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें ए क्रॉस बी 2 एलिमेंट। तो देखो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी देखो ए का पहले एलिमेंट लेना है, तो ए का 1 है, तो 1 को करवाती हूँ, तो आ जाएगा 1 कोमा ए एंड 1 कोमा बी। क्लियर है। अब 2 रह गया, तो 2 कोमा ए एंड 2 कोमा बी, ये ए क्रॉस बी आ गया। अब बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है कि पहले बी सेट का एलिमेंट आएगा, तो बी को ऑपरेट करवाओ, तो ए को करवाते हैं, तो ए 1 के साथ होगा और ए 2 के साथ होगा और बी 1 के साथ होगा एंड बी 2 के साथ होगा। क्लियर हो गया, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस। यहाँ से देखा आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मेरे क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आई होप आप सभी को कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्लियर होगी। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, इसी में तो वो हमने ये ऑलरेडी पढ़ भी लिया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे, कब तक, जब तक ए बराबर बी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है ना। और बी क्रॉस ए में भी इतने ही होंगे, ठीक है। देखो ये तो हमने देख लिया, प्रूफ देख लेते, जैसे ये ए सेट था, ये बी सेट था, तो आपसे कोई ये पूछे कि ए क्रॉस बी में ये बताओ कितने एलिमेंट आएंगे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए और बी में जितने हैं ना उनकी मल्टीप्लाई करवा दो, तो ए में कितने हैं 3 और बी में कितने हैं 2, तो 6 एलिमेंट आएंगे। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, एंड बी क्रॉस ए में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे जो हमारा देखो पिछला जो एग्जाम्पल था, इसमें ए में कितने थे 2 और बी में कितने थे 2, तो आपस में मल्टीपल 2 और 2 मतलब 4 एलिमेंट होने चाहिए ए क्रॉस बी में, तो देखो 4 ही हैं, और बी क्रॉस ए में भी 4 है। तो यही तो बोल रहे हैं हमारी जो ये रिजल्ट है, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने होंगे, कि जो ए और बी में एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। एंड लास्ट रिजल्ट में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी का मतलब क्या है, पावर सेट, कि जो पावर सेट होगा ए क्रॉस बी का उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है, इसमें ये पूछे कि ए क्रॉस बी का जो पावर सेट बनेगा, ए क्रॉस बी का जो पावर सेट बनेगा उसमें बताओ कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने हैं इसमें, ए क्रॉस बी में कितने, ए क्रॉस बी में 6 होंगे, तो क्या कर दो 2 की पावर 6 कर दो,
ठीक है, मतलब जो ए और बी के एलिमेंट है उसको यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 2 की पावर कर दो, तो क्या आ जाएगी, पावर सेट के एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। क्लियर आप सभी को? की जो डेफिनेशन होती है उसको समझेंगे कि एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो जो रिलेशन वर्ड है उससे आप क्या समझते हो? रिलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि रिलेशन, जैसे हमारा मदर फादर का रिलेशन होता है ना, सन फादर का होता है, रियल लाइफ में जो हमारे रिलेशंस होते हैं। क्लियर है आपको? ऐसे मान लो मैथमेटिकल वर्ड में जो हमारे नंबर्स होते हैं, मान लो कोई भी दो नंबर है, ए एंड बी, कोई दो नंबर है, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है भाई? ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी से छोटा हो सकता है, ए बी के बराबर हो सकता है। ऐसे दोनों वर्ड्स के बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में क्या हो सकता है? रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। मान लो कोई दो लाइन है, एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? L1 L2 के क्या हो सकती है? परपेंडिकुलर भी हो सकती है। L1 L2 के क्या हो सकती है? पैरेलल भी हो सकती है ना, और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है। तो ऐसे हमारा जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी क्या होता है? रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जो रिलेशन होते हैं कि भाई रिलेशन कि ए बी से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे मान लो आपके पास कोई दो सेट है, कोई दो सेट है ए एंड बी सेट, कोई दो सेट है ए एंड बी, तो इन दो सेट के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है? क्या रिलेशन हो सकता है? तो जो दो सेट के बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं वो किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं? वो हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि ए से बी तक जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उन सभी का कलेक्शन। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है जो हम सेट की हेल्प से, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक सेट लेती हूँ, जैसे एक ए ले लिया, और जैसे ए मैंने ले लिया 1,2, ठीक है, और एक 3 ले लिया, और एक बी मैंने सेट ले लिया 2,4। क्लियर? इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास? ये होगा 1,2, 1,4, है ना, 2,2 और 2,4 और 3,6, सॉरी 3,2, 3,2 एंड 3,4, ये होगा। जैसे 1 के साथ 2, 1 के साथ 4 ऑपरेट करेगा, फिर 2 के साथ 2 ऑपरेट करेगा, 2 के साथ 4 ऑपरेट करेगा, 3 के साथ 2 ऑपरेट करेगा, 3 के साथ 4 ऑपरेट करेगा। तो ये सारे एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को एक ऐसा सेट, ये आर एक प्रकार से सेट ही होता है कि ऐसा सेट या मतलब रिलेशन डिफाइन करना है, एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो कि सबसेट हो ए क्रॉस बी पे। अब इस पे कंडीशन क्या देगा? जैसे मैंने बोल दिया आर एक सेट है आपका जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट जो बी है आपका वो 2 टाइम्स ऑफ ए होना चाहिए। जो बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या? ए और बी की वैल्यू क्या होगी? 2a, मतलब a,2, मतलब r जो मेरा रिलेशन बन के आएगा, सेट बन के आएगा, उसमें किस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे? उसमें a,2a। तो इसमें ये देखो कि पहले जो एलिमेंट है उसका दुगना एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। तो मतलब स्टार्टिंग में जो एलिमेंट लिखा है उसका दुगना यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो एक तो 1,2 है, इसका दुगना यहाँ पे लिखा है, कौन आएगा? 1,2 आएगा। फिर 1,4, 4 क्या 1 का दुगना है? नहीं, तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। देन 2,2, क्या है? 2 इसका दुगना है? ये भी नहीं है। 2,4 ये आएगा, 2,4। फिर देखो 2 क्या 3 का दुगना है? ये भी नहीं आएगा। 4 3 का दुगना है? ये भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आए। तो अब ये देखो ये जो आर है ये आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? इसका सबसेट है बिल्कुल। 1,2 और 2,4 इसी के एलिमेंट है। तो आर क्या हो गया? सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। तो मतलब ए क्रॉस बी पे कुछ ना कुछ कंडीशन लेके जो हम सेट बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन बेसिकली आपका सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है ना? उसमें भी आपके ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं और कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होती है जो कि ऑर्डर्ड पेयर सेट में से मुझे इसके क्या उठाने होते हैं? एलिमेंट उठाने होते हैं। देखो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या कह रहा है कि ए और बी कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या कहा जाता है? इज ए कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कह रहा है कि आर कब रिलेशन होगा? जब आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है ना? तो सबसेट होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। तो आर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि
कि ऐसा सेट जिसमें ए कोमा बी ऑर्डर्ड टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट जो ए कोमा बी है वो कहाँ से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से आएगा, ए मेरा ए से एंड बी मेरा बी से। अब देखो इसने एक एग्जांपल लिया, जैसे ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, बी इसमें ये 3 एलिमेंट है। तो देखो ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं, तो ए क्रॉस बी जैसे हम डिफाइन करते हैं तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा 1 1 के साथ, जैसे पहले ए के एलिमेंट देन बी के एलिमेंट है ना, तो ये आएगा 1 1 1 उठा लिया 1 8 1 27 आ गया। अब इसका 2 उठाती हूँ तो 2 1 2 8 एंड 2 27। अब 3 उठाते हैं तो आ जाएगा 3 1 3 8 एंड 3 27। ये सारे एलिमेंट आएंगे, 9 ही एलिमेंट आने थे क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें 3 इसमें, 3 गुना मल्टीप्लाई 3 9 एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो 3 3 3 9 एलिमेंट है। तो ये तो ए क्रॉस बी आया। अब देखो इसने क्या कह रहे हैं, नाउ आर, मुझे एक आर रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ जिसमें ए कोमा बी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट जो ए कोमा बी है वो मेरा किससे आएगा, ए क्रॉस बी से। अब इसने क्या कंडीशन दे दी कि जो बी है वो क्या होना चाहिए, ए का क्यूब। मतलब अगर मैं आर को दोबारा फर्दर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह तो ए ही आएगा और बी की जगह क्या आना चाहिए, ए का क्यूब आना चाहिए। इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए मेरे, और ए बिलोंग कर रहा है मेरा ए से, ठीक है ना। तो रिलेशन में किस टाइप के, ए और फिर उसका यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। और ये सबसेट किसका होगा, ये ए क्रॉस बी का सबसेट। तो अब ए क्रॉस बी में देखो, ए क्रॉस बी में देखो कि पहले तो ए फिर इसका क्यूब, तो देखो 1 का क्यूब 1 होता है तो ये आ जाएगा आपका 1 1, ये आ गया पहले। अब 1 8, क्या 1 का क्यूब है 8, नहीं। क्या 1 का 20, तो ये भी नहीं आएगा। 2 1 इसका क्यूब है, ये भी नहीं आएगा। अब देखो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा आपका 2 8, ठीक है। अब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब देखो ये 27 3 का क्यूब है, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका रिलेशन। तो देखो आर आपका सबसेट है कि नहीं है, तो आर मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, बेसिकली आर मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कैसे निकल के आता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन लगती है तब हमारा आर रिलेशन निकल के आता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो अपने पास है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। मान लो कोई एक सेट ए है जिसमें पी एलिमेंट है, कोई सेट बी है उसमें क्यू एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन जो होंगे ए से बी तक वो हमारे 2 पी क्यू होंगे, 2 पी क्यू। मतलब जैसे कोई आपका ए सेट है, कोई ए सेट है, मान लो उसमें कितने एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है। और कोई बी सेट है जिसमें मान लो भैया आपका 5 6 7, इसमें भी 3 एलिमेंट है। मतलब इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ए में भी कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बी में भी कितने हैं, 3। तो कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ ए क्रॉस बी में, मतलब इस जो ए से बी तक रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं हमारे 2 ए में जितने एलिमेंट है, ए में कितने हैं 3, मल्टीप्लाई बी में जितने एलिमेंट है 3, तो कितने आ जाएंगे 2 9, ठीक है। तो यही तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं 2 पी क्यू। पी क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और क्यू क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, रिलेशन ऑन ए सेट। देखो अब ए सेट का मतलब क्या है, अभी तक जो हमने रिलेशन पढ़ा है वो ए क्रॉस बी पे पढ़ा है, ए क्रॉस बी पे। मतलब हमारा जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब मान लो कोई खाली एक सेट दे रखा है आपको ए, और उस पे आपको रिलेशन डिफाइन करना है, और आपको कितने सेट चाहिए, 2 चाहिए, और यहाँ पे एक सेट दे रखा है और इस पे रिलेशन डिफाइन करवा रहा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, हम ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो वहां पे रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। तो यही बोल रहा है कि रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये क्या कह रहा है कि जो रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ए से खुद के ऊपर, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो मान लो आपके पास कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और कोई बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 6 4, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बना लिया ए एंड बी, ठीक है। तो ए में 1 2 3 है और बी में मान लो 3 6 4 है, ठीक है। तो एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूं मैं। रिलेशन में क्या है, मतलब उसमें एलिमेंट है a 2a टाइप के, ठीक है, a 2a। तो कौन कौन आ जाएगा, आर में आ जाएगा आपका 1 का दुगुना यहाँ पे है नहीं, तो 2 का 2 टाइम्स भी है, तो एक तो 2 4 आ जाएगा, और 3 का 2 टाइम्स भी है,
3,6 तो यही दो एलिमेंट आएंगे, है ना। मतलब ए का ट्वाइस यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 का जो ट्वाइस होगा तो 2 होगा, 2 इसमें है नहीं, ठीक है। और फिर 2 का ट्वाइस 4 होगा, वो तो है, तो मैंने 2,4 लिख लिया। और 3 का ट्वाइस कौन होगा, 6 हो गया। तो मतलब आपका यहाँ पे जो 2 है वो आपका 4 पे जा रहा है, और जो 3 है आपका वो आपका 6 पे जा रहा है, ठीक है। तो देखो जो सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, तो जो ये जैसे 2 किस पे जा रहा है, 4 पे, और 3 किस पे जा रहा है, 6 पे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, जैसे 2 की इमेज हो जाएगी 4 और 3 की इमेज हो जाएगी 6। तो इस सेट के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इमेज। जैसे कोई पूछे 2 की इमेज बताओ, तो 2 की इमेज हो जाएगी 4 और 3 की इमेज हो जाएगी 6। और जो इधर होते हैं, जैसे 6 की 3 क्या है, या 4 का 2 क्या है, तो ये क्या होते हैं, प्री इमेज। ये क्या होते हैं, प्री इमेज। प्री इमेज कि 6 की प्री इमेज 3 है और 4 की प्री इमेज क्या है, 2, ठीक है। और जो सेट ए होता है आपका, सेट ए के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन। सेट ए के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन। सेट बी के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है ना। सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं। और जिस पे टेंड हो रहा है, जैसे 2 4 पे टेंड हो रहा है और 3 6 पे टेंड हो रहा है, तो मतलब कौन कौन एलिमेंट, 4 और 6। तो 4 और 6 का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। मतलब ये जो एलिमेंट्स है जिस पे जाके रुकते हैं उन सभी का कलेक्शन हमारे पास रेंज होता है। बेसिकली अगर मैं लिखूं कि कोई रिलेशन है आर जिसमें इस टाइप के एलिमेंट है ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट ए मेरा ए से आ रहा है और बी मेरा बी से आ रहा है, तो जो पहले वाला एलिमेंट होता है आर मतलब ए, ये तो मेरे पास होता है डोमेन, और जो दूसरे वाला एलिमेंट होता है बी, उन वो सारे मेरे पास कौन होते हैं, रेंज। क्लियर है ना। रिलेशन के अंदर जो पहले वाले ए एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन, और जो बी वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्लियर है आपको। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमारा सबसे पहला रिलेशन आता है वो होता है एम्प्टी रिलेशन। तो देखो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ एक। तो देखो मैंने एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ मैं ए क्रॉस ए के ऊपर, मतलब इसी सेट के ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। क्या रिलेशन डिफाइन किया है कि ए कोमा बी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए कोमा बी मेरे ए से आने चाहिए और ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 12। मतलब इन ए और बी का जो डिफरेंस है वो 12 होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं इसको लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस 12 आ जाएगी। तो मतलब इस आर रिलेशन को मैं दोबारा लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा b प्लस 12। ए की वैल्यू क्या है, b प्लस 12 कोमा b, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। जैसे ये ए है आपके पास और ए क्रॉस ए लेना है, जैसे तो दूसरा ए भी यही होगा आपके पास 1 2 3। तो जैसे मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए अगर लिखूँ, ए क्रॉस ए अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए से ए तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 को करवाओ तो 1 1 के साथ होगा, 1 2 के साथ होगा, 1 3 के साथ होगा। फिर 2 को करवाओ तो 2 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, देन 2 3 के साथ होगा। अब 3 को करवाओ तो 3 1 के साथ होगा और 3 2 के साथ होगा और 3 3 के साथ होगा। ये हो गया, ये मेरा ए क्रॉस आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। अब आर जो रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। और कंडीशन क्या दे दी ऑर्डर्ड पेयर में कि जो ए और बी का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। मतलब बेसिकली यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी b प्लस 12, तो b प्लस 12 कोमा बी। तो देखो इस टाइप की क्या एलिमेंट है इसमें कि जो बी एलिमेंट है उसमें अगर 12 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे वो ए एलिमेंट आना चाहिए। तो देखो यहाँ तो एक का ही डिफरेंस है, ए और बी में देखो 12 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ 0 का डिफरेंस या -1 का, ठीक है ना, या -2 का। यहाँ पे कितना है 2 -1 1 का, 0, ये कितना 2 -3 -1 का, ठीक है ना, और 3 -1 2 का, 3 -2 1 का, 3 -3 0 को। तो क्या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे आपका ए और बी का डिफरेंस 12 है? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। मतलब आर कैसा सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो कैसा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम एम्प्टी रिलेशन की, इस रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। की कोई भी जो एलिमेंट है ए का वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट ना करे। मतलब ए रिलेशन इन द सेट ए इज एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, किसी के साथ रिलेट ना करे। अब देखो नेक्स्ट जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन, तो उसके लिए भी देखो मैं क्या डेफिनेशन ले रही हूँ। जैसे मैं यही मैंने लिया है, ए क्रॉस ए ही मैंने लिया है, तो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ आर जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट
ए कोमा बी मेरे ए से ही आ रहे। अब मैं कंडीशन ले रही हूँ कि ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ। मतलब ए और बी का जो डिफरेंस है उसका अगर मैं मॉडुलस लूँ तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो, और आर वही है मेरा, आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0, और मॉडुलस भी 0 है, 0 से बड़ा। इन दोनों का डिफरेंस 1 और 2 का -1 है, बट -1 का मॉडुलस लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इससे बड़ा हो गया 0 से। इसका डिफरेंस क्या आएगा, -2, बट -2 पे मॉडुलस लगाऊंगी तो वो भी 0 से बड़ा हो गया। 2 और 1 का डिफरेंस 1, वो भी 0 से बड़ा। 2 का डिफरेंस 0, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, सही है। 2 और 3 का डिफरेंस लेंगे, -1 आएगा, फिर -1 का मॉडुलस लो तो मॉडुलस 0 से बड़ा हो गया, 1 हो गया ना। और 3 1 का डिफरेंस 2, वो भी 0 से बड़ा। 3 2 का डिफरेंस वो भी 0 से बड़ा। 3 3 का डिफरेंस वो भी 0 या 0 से बड़ा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट है ना वो उस रिलेशन के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। जो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट मेरे रिलेशन आर के अंदर आ जाएंगे। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन हो, मतलब ए क्रॉस ए के या ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर उठ के आपके आर में आ जाए तो वो कैसा रिलेशन होगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called universal relation if each element of A is related to every element of A, ठीक है ना। each element of A is related to every element of A, क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है अपने पास इनवर्स रिलेशन। तो देखो इनवर्स रिलेशन क्या कहता है कि कोई रिलेशन आर है आपके जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट ए कोमा बी आपका ए क्रॉस बी से आ रहा है। तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसका इनवर्स क्या होगा आपके पास, आर इनवर्स, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको उल्टा कर दो, मतलब ए कोमा बी को बी कोमा ए कर दो, तो बी कोमा ए बी क्रॉस ए से आएंगे। तो ये क्या हो गया, आर का इनवर्स ये हो गया रिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आर रिलेशन ये गिवन है 1,2, 2,4, 3,6, इसका कोई इनवर्स पूछे आपसे तो इसका इनवर्स हो जाएगा आर इनवर्स इज इक्वल टू 1,2 का उल्टा क्या होगा 2,1, 2,4 का 4,2 और 3,6 का 6,3, ये आर इनवर्स हो गया, ठीक है। फिर देखो एक नोट लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है सेट ए पे, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है सेट ए पे, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट को हम क्या कह सकते हैं, ये सबसे छोटा सेट है, ये सबसे छोटा रिलेशन है और ये सबसे बड़ा रिलेशन है। और इन दोनों रिलेशंस को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, इन दोनों रिलेशंस को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट रिलेशन को समझने से पहले एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। जैसे आपके पास एक ए सेट है 1,2,3, ठीक है, और ए क्रॉस ए आप लिख लोगे, ठीक है। और एक रिलेशन आया है मेरे पास जो कि ए क्रॉस ए का सबसेट है, वो रिलेशन आर में डिफाइन कर रही हूँ। आर आपके पास रिलेशन है 1 1 पे टेंड हो रहा है, 2 2 पे और 3 3 पे, ठीक है ना। मतलब जैसे ये भी ए है और ये भी ए है, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है ना। मतलब सिर्फ और मतलब 1 1 पे ही जा रहा है और किसी पे नहीं जा रहा, ना ही 2 पे ना 3 पे। 2 सिर्फ और सिर्फ 2 पे जा रहा है, 3 सिर्फ और सिर्फ 3 पे जा रहा है। तो ऐसा कोई रिलेशन हो जिसमें जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद पे टेंड करे, जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद पे टेंड करे, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, खुद के अलावा किसी के पास भी ना जाए, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। देखो ये डेफिनेशन लिखी, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये ए से ए पे मतलब 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे 3 3 पे, तो आर ये रिलेशन हो गया 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे। तो ये रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए is said to be an identity relation if every element of A is related to itself and only to itself। मतलब A का जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट करेगा, खुद के अलावा किसी और से नहीं करेगा, क्लियर है ना। खुद के अलावा किसी और से नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट करेगा, क्लियर। आपको आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देखो एक नोट लिखा है, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट ए द नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट इज ए इज ओनली 1, कि किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पे जो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद पे जाएंगे, तो ऐसा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बन के आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशन जो हमारे पास आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपके पास क्या होता है कि मान लो ये ए सेट है और ये ए है, इसमें एक रिलेशन होता है। जैसे यही सेट लिया मैंने ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ। उसमें रिलेशन में मान लो 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है,
ठीक है। तो देखो जो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन में तो ये बोला था कि जो एलिमेंट थे ना, जैसे ए के एलिमेंट वो सिर्फ और सिर्फ खुद पे जाएंगे, जैसे 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे। रिफ्लेक्सिव में भी ऐसा ही है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव में भी यही बोलता है कि जो एलिमेंट है वो खुद पे तो जाएंगे, मतलब 1 1 पे पक्का जाएगा, 2 2 पे पक्का जाएगा, 3 3 पे भी जाएगा। इनके अलावा मतलब ये खुद पे तो पक्का जाएंगे, इनके अलावा किसी और पे भी जा सकते हैं, मतलब 1 आपका 2 पे जा भी सकता है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। और जैसे 2 आपका 3 पे जा भी सकता है, नहीं भी, मतलब ये खुद पे पक्का होना चाहिए, बाकी किसी और पे जाए ना जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी रिलेशन हो रिफ्लेक्सिव पक्का हो, मतलब एलिमेंट्स खुद पे जरूर जाने चाहिए, बाकी किसी पे जाए या ना जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इतना ये है तो ये भी इतना रिलेशन लिखा, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। और एक रिलेशन जैसे मैंने लिख दिया, जैसे खुद पे तो जाना ही चाहिए, ये 1 1 2 2 और 3 3 खुद पे तो पक्का होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने लिख दिया भाई 1 2 पे जा रहा है, और जैसे भाई 3 1 पे जा रहा है ना, ये भी लिख दिया। तो हमें ये 2 एलिमेंट फालतू आ गए नहीं, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब ये 3 एलिमेंट पक्का होनी चाहिए, बाकी हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी में सिर्फ इतना होना चाहिए कि सिर्फ एलिमेंट खुद पे ही जाएगा, बाकी किसी पे नहीं जाना चाहिए। बट रिलेशन रिफ्लेक्सिव में ये है कि किसी और पे भी जा सकता है, वो उसकी मर्जी है, बट ये 3 जरूर होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। एलिमेंट वाला एलिमेंट पे जाए वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रहा है, देखो ये a relation defined on a set A is defined on a set A is said to be a reflexive relation if every element of A is related to itself, कि जो सेट ए के एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट करे, बाकी ये नहीं लिखा कि किसी और के साथ करे ना, खुद के साथ जरूर होना चाहिए। जैसे ए लिखा तो 1 2 3 मतलब ए को ए टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है, फॉर ऑल ए के लिए जरूर होने चाहिए। तो R1 जैसे ये लिखा है 1 1 2 2 तो ये भी है, और जो ये R2 लिखा है तो ये देखो खुद के साथ तो हो गए, बाकी 1 2 के साथ है 1 3 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी है, ठीक है। फिर एक नोट लिखा है, इसमें क्या बोल रहा है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। यही तो फर्क होगा क्या, कि ये बोल रहा है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो। अब जैसे R2 है ये रिफ्लेक्सिव है, बट क्या आइडेंटिटी होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये 2 फालतू आ गए, और आइडेंटिटी में दोनों होने नहीं चाहिए। आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, खुद पे होता है, सिर्फ और सिर्फ खुद पे। तो ये वाला जैसे आइडेंटिटी भी है रिफ्लेक्सिव भी है, और जो R2 है ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। तो जो सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि मान लो किसी सेट ए में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो डिफाइन कर सकते हैं वो हमारे पास होंगे 2 raised to power n स्क्वायर माइनस n, 2 raised to power n स्क्वायर माइनस n। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारे पास देखो आता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोल रहा है, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ a b belongs to R implies b a belongs to R for all a belongs to R। मतलब ये क्या कहना चाह रही है, कहना चाह रहा है कि मान लो कोई R रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर यदि a b बिलोंग करता है, उस रिलेशन R में a b बिलोंग कर रहा है, तो वो सिमेट्रिक कब होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तभी सिमेट्रिक होगा जब b a भी उस रिलेशन R में होगा। मतलब a b अगर R में है तो b a भी R में होना चाहिए, तभी सिर्फ और सिर्फ वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, मतलब ये भी इसी में कि a रिलेटेड टू b इम्प्लाइज b रिलेटेड टू a। जैसे रिलेशन R लिखा 1 2 2 4 3 6, तो ये सिमेट्रिक कब होगा, जब जैसे ये रिलेशन ये ऑर्डर्ड पेयर, इसका उल्टा क्या होगा 2 1 भी इसमें होना चाहिए तभी। और जैसे 2 4 है तो 2 4 का उल्टा भी होना चाहिए, 4 2 भी होना चाहिए। फिर 3 6 है, 3 का 6 का उल्टा क्या होगा 6 3। तो अगर जितने भी ये एलिमेंट लिखे हुए हैं रिलेशन के अंदर, उन सभी का इनवर्स या उल्टा इसके अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन R लिखा, इसमें लिख दिया 1 1 2 2 और 3 3। मैं पूछूं क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 है, 3 3 का भी उल्टा 3 3 है। अब जैसे R2 रिलेशन लिख लूँ जिसमें लिखा 1 1 2 2 3 3 और 1 2 लिख दिया, तो रिलेशन ये सिमेट्रिक कब बनेगा, जब 1 2 का उल्टा भी होगा, मतलब 2 1 भी इसमें होना चाहिए, तभी ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं।
क्लियर है आपको। अब देखो एक और एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एल बाय द रूल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एंड ओनली इफ एक्स परपेंडिकुलर टू वाई देन आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास सेट ऑफ लाइन है, सेट ऑफ लाइंस आपके पास, और लाइंस भी कैसी हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। मान लो एक कोई लाइन L1 है और एक कोई लाइन L2 है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो क्या सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ये L1 हो गई, ये L1 है और ये L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर हो गई। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो ये मेरा सिमेट्रिक कब होगा? जब ये L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो देखो L1 L2 पे परपेंडिकुलर, तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक B हो गया आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट देखो एक नोट क्या है आपके पास, इसमें बोल रहा है कि रिलेशन R ऑन ए सेट A इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ R इज इक्वल टू R इनवर्स। ये क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक कब होगा? जब R इज इक्वल टू R इनवर्स होगा। मतलब यही तो बोलते हैं कि उसके इनवर्स वाले एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तो R अगर R इनवर्स के बराबर है तो वो सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं ना किसी सेट पे, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2n² प्लस n/2, 2n² प्लस n/2। क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो लास्ट अपने पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो कह रहा है कि रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। ये कह रहा है कि अगर A, B आपका रिलेशन R में है और B, C आपका रिलेशन R में, ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपके बैठे हुए हैं तो A, C भी आपका रिलेशन R में होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर A B में रिलेट करता है, B C से रिलेट करता है, तो पक्का A C से रिलेट करना चाहिए, सॉरी A B से करता है, B C से करता है, तो A आपका C से रिलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ, तभी ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लिया हमने एक आर रिलेशन 1,1 1,3 3,2, तो देखो इसमें 1 1 ये 1 1 कौन साइड कर रहा है? तो अगर जैसे ये तो मेरा A, B बन गया और ये मेरा B, C बन गया, तो अगर A, B और B, C हो तो A, C भी उसके अंदर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे A, C कौन बनेगा? 1,3, तो 1,3 तो इस रिलेशन में बैठा हुआ है। अब देखो अगले को चेक करते, तो 1,3 और 3,2, तो अब की बार ये मान लो ये A, B बन गया और ये आपका B, C बन गया। A, B और B, C, तो आपका A, C कौन बनेगा? 1,2 तो ट्रांजिटिव कब होगा? जब 1,2 भी आपका R में होगा। तो 1,2 है इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए इसके अंदर क्या और होना चाहिए? 1,2 और होना चाहिए। क्लियर आपको। देखो नेक्स्ट एक रिजल्ट है, इसमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। कि कोई भी रिलेशन है ऑर्डर 1, मतलब ऑर्डर 1 का मतलब क्या है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट, अगर कोई रिलेशन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो पक्का ट्रांजिटिव होगा वो आपके पास। ठीक है। और एक और चीज़ मान लो आपके पास कोई एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ मैं A क्रॉस A पे ही, A क्रॉस A पे ही। तो एक जैसे मैंने डिफाइन किया 1,1 2,2 और 3,3, तो देखो इस टाइप का जो भी आपके पास रिलेशन होगा वो भी आपका पक्का क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें A, B तो है आपके पास, क्या B, C टाइप का है? B मतलब जो कोइंसाइड कर रहा हो, कोइंसाइड करने वाला है ही नहीं, तो मतलब मुझे ये डेफिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये पक्का क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया आपके पास। क्लियर है आपको। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से। देखो ए सेट गिवन है और आर इसका A क्रॉस A का सबसेट है, ये R1 R2 R3 R4 ये 4 रिलेशन गिवन है। इन चारों रिलेशन में से आपको ये बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फॉलो करना, कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा दोनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों, तो इनके बारे में बताना है कि आपको क्या क्या पॉसिबल है इनके अंदर। क्लियर है। ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।